हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चन। सेक्शन सी के क्वेश्चन को कम्प्लीटली नहीं सॉल्व करेंगे, केवल इनको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे और की कंसेप्ट बताएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या पूरी तरह से सॉल्व सोल्यूशन आपको देंगे तो उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, इससे कम क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी आ सकते हैं, 3 मार्क में भी आ सकते हैं और 5 मार्क में भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का सेट बनाकर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और इन क्वेश्चंस में ये भी बताएंगे कि कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसका आंसर कैसे लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन 1 मिलीमीटर हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ 20 पिकोफैरेड। इट इज़ अ चार्ज टू 4 माइक्रो कूलम। Calculate the amount of work done to pull its plate to a separation of 5 millimeter. ठीक है। Assuming the charge on the plate remains the same. ये कंडीशन है कि चार्ज प्लेट पर सेम है, जब उसकी सेपरेशन 1 मिलीमीटर था तब भी उतना ही चार्ज है और जब उनका सेपरेशन 5 मिलीमीटर हो गया तब भी उतना ही चार्ज है। और कैलकुलेट करना है क्या, वर्क डन करना है इसको 1 से 5 मिलीमीटर करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखिए क्या होगा। कैपेसिटेंस कितनी है, 20 पिकोफैरेड। ठीक। चार्ज कितना है इस प्रोसेस में हुआ, चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक। तो उसकी पहले जो प्लेट की सेपरेशन डी थी वो थी 1 मिलीमीटर। ठीक। और बाद में कितनी हो गई, डी डैश हो गई, जो कि हो गई 5 मिलीमीटर। ठीक है, 1 से 5 मिलीमीटर किया गया है। तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना करना पड़ा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जब 1 मिलीमीटर थिकनेस थी तब उसका वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो कि हो जाएगा W इज इक्वल टू हाफ Q बाई सी, हाफ Q बाई सी। बेसिकली ये होता है Q स्क्वायर बाई सी। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ Q बाई सी। यहाँ पे C और Q गिवन था तो मैंने Q और C वाला फॉर्मूला लिया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे वर्क डन। ठीक, जब 1 मिलीमीटर थिकनेस है तब कैपेसिटेंस उसका क्या हो जाएगा, तब कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक, कैपेसिटेंस मिल जाएगा तो हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। उसके बाद डी डैश जब हो जाएगी थिकनेस तब कैपेसिटेंस निकाल के यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 Q स्क्वायर बाई सी, तब वर्क डन निकाल लेंगे। और नेट जो एनर्जी होगी वर्क डन, वो पहला वाला वर्क डन और बाद वाला वर्क डन दोनों को माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। तो जो भी रिमेनिंग वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बेसिकली ये होगी पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी है, मतलब वर्क डन जो लिखा है 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। और जब उनकी प्लेट का सेपरेशन डी डैश हो गया होगा तो जो कैपेसिटेंस हो गई होगी सी डैश, वो कितनी हो गई होगी, वो हो गई होगी सिंपली D/5 कर देंगे यहाँ पे, है ना। इस फॉर्मूले में डी की जगह पे D/5 जब रख देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, मिलेगा C/5। तो कुल मिला के हम लोग लिख सकते हैं ना, जब ये डी डैश सेपरेशन हो गई होगी तो उनकी कैपेसिटेंस सी डैश हो गई होगी सी बाई, यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे रखना है डी की जगह पे 5, है ना। तो मतलब कहने का ये इस तरह से हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, डी की जगह पे हम लोग पहले D1 था तो अब हम लोग यहाँ पे अगर 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा सिंपली C/5, है ना। तो इस बार W अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई सी, है ना। Q स्क्वायर बाई सी, और C कितना है, C बन चुका है C डैश, मतलब C डैश निकालना है, C डैश बन गया C/5 तो C ये हो जाएगा ऊपर 5, तो ये मिला 5/2 Q स्क्वायर बाई सी। ठीक है, ये W डैश हो जाएगा। तो नेट वर्क डन अगर निकालना, क्योंकि अगर हमें ये निकालना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब नेट वर्क डन अगर निकालना है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ सकते हैं कि इस बताओ इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी इस प्रोसेस में, तो वही पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं उसको। तो वो हो जाएगा W डैश माइनस W, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5/2 Q स्क्वायर बाई सी माइनस 1/2
क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ मिला 4/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो मिला 2 क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यू भी पता है हम लोग को, सी भी पता है, इसकी वैल्यू रख देंगे, हम लोग को मिल जाएगा आंसर। तो ऐसे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि डिफाइंड करंट डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है डिफाइन करंट डेंसिटी। ये डिफाइन कर देना सिंपली। करंट डेंसिटी हम लोग जानते हैं, करंट डेंसिटी इज डिफाइन एज द I/A, ठीक है। मतलब करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट हो जाती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई करंट डेंसिटी। अब पूछ रहे हैं कि इट इज अ स्केलर और वेक्टर। तो ये जो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जानते हैं कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is maintained in a metallic conductor if n be the number of electron m and charge E per unit volume in the conductor and tau is a relaxation time so that the current density J बराबर अल्फा E where अल्फा बराबर n स्क्वायर बाई m tau। अच्छा, अगर आपको करंट डेंसिटी में इस तरह से कोई डेरिवेशन करना हो या कोई फॉर्मूला नीचे प्रूव करना आ रहा हो, तो आप हमेशा ध्यान रखिए 2 या 3 फॉर्मूले रट लीजिए, ठीक है। उन्हीं का यूज़ होना है। एक तो हमने आपको कई बार बताया था, ठीक है, उसको फिर से बता दे रहे हैं। आई इज इक्वल टू वी ना, ये याद कर लीजिए, मतलब VENA, ठीक है, ये याद कर लीजिए, करंट की इक्वेशन होती है। दूसरा याद कर लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू ईटा मा, बड़ी ई का मतलब होता है डबल ई, मतलब डबल ई, टा से टाउ लिख दीजिए, माँ से माँ लिख दीजिए। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखिए। एक होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको जरा मैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, R इज इक्वल टू रोला, रोला, ठीक है। रोला का मतलब होता है R रो L/A, ठीक है, L/A, इस तरह से याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज में आएगा, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला और बता रहा हूँ, एक लास्ट फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, रो मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है मनी स्क्वायर। देखिए रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस, मतलब किसी चीज़ को टालना, है ना। तो हम लोग पैसा खर्च कर जब करते हैं तो बहुत कुछ टाल सकते हैं पैसा खर्च करके, है ना। तो हम लोग इस तरह से याद करिए, मनी स्क्वायर टाउ, मनी स्क्वायर टाल, ठीक है, मा एनी स्क्वायर, मनी स्क्वायर टाउ, ये याद कर लीजिए। ये हो गई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अगर ओम्स लॉ वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करना है तो इस तरह से याद करिए, मनी स्क्वायर टाल दीजिए, मनी स्क्वायर टाल, टाउ ए ऊपर एल, मनी स्क्वायर टाल, ठीक है। ये सब फॉर्मूले आप याद कर लीजिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट वो क्वेश्चन कर लेंगे, भले ही ना आता हो। तो कौन कौन से फॉर्मूले हो गए? ये फॉर्मूला रो का, आर का, करंट का आई इज इक्वल टू NEAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है VD इज इक्वल टू EE बाई टाउ बाई M, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। रेजिस्टेंस का R बाई रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है, रोला। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इसका जो सेकंड हाफ है उसमें क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि हम लोग को ये प्रूव करना है J बराबर अल्फा ई, तो वो सिंपल है, आराम से प्रूव हो जाएगा, देख लीजिए 1 मिनट में प्रूव हो जाएगा। 1 मिनट नहीं 10 सेकंड लगेगा। हम लोग जानते हैं करंट की इक्वेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। ये ए नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा I/A, और I/A को हम लोग लिखते हैं, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा I/A, ठीक है, I/A इज इक्वल टू NEA, ठीक है, अच्छा NEVD, ठीक है, NEVD, ठीक है। I/A को लिखते हैं J, तो J बराबर हो जाएगा NE, और VD को क्या लिखते हैं, VD को हम लोग लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं ईटा मा, ईटा मा का मतलब E टाउ बाई M, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा एनी स्क्वायर टाउ बाई M, ये हो जाएगा E, ठीक है। तो ये J बराबर हो जाएगा सिंपली अल्फा E, यही प्रूव करना था, और अल्फा बराबर हो जाएगा एनी स्क्वायर टाउ बाई M।
ठीक है, तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जे बराबर अल्फा ई प्रूव हो गया और अल्फा बराबर होगा एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ। इसका जो इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द व्हीट स्टोन ब्रिज एंड ऑब्टेन द नेसेसरी कंडीशन अंडर द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में कई बार डाला हुआ है, श्योर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है अक्सर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन वहां से देख लीजिए, वहां पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि अ सर्कुलर कॉइल विथ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कुलर कॉइल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्कुलर कॉइल इस तरह सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ही सीधा गिवन है, रेडियस की बात नहीं करिए। सर्कुलर कॉइन था, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना गिवन है, सीधा 0.2 गिवन है। ठीक है, कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट उसमें फ्लो हो रही है। इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.5 टेस्ला। ठीक है, मतलब ए गिवन, आई गिवन और बी गिवन। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल कैलकुलेट। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन है, मतलब जैसे अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मतलब अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो इस तरह से वो करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, मतलब उसका जो करंट कैरिंग लूप है उसका भी एरिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब बी एंड ए जो एंगल बना रहे हैं वो जीरो है एक दूसरे के बीच में। ठीक, करना क्या है हमें, वी हैव टू फाइंड अ नेट फोर्स ऑन द कॉइल, पहली बात। दूसरा नेट टॉर्क पता करना है, और उसके बाद हम लोग को पता करना है उसमें एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए एफ इजकल टू क्यू वी बी फॉर्मूला लगाएंगे ना हम लोग। जब क्यू वी बी फॉर्मूला लगाएंगे तो वी पता चाहिए, वो वी चाहिए होगा हम लोग को। बी पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू पता है, वी है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि पता करनी पड़ेगी। मतलब अगेन यहाँ करंट की इक्वेशन ऑफ करंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज तो मिल ही गया है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें नेट फोर्स और टॉर्क का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है ये 24। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें सबसे पहले निकालते हैं ए नेट फोर्स। नेट फोर्स हो जाएगा 0। ठीक, वो कैसे, जैसे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इस तरह से रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो भी ए हो जाएगा अगर ये बी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है सपोज करिए इस तरह से। ठीक, तो इस सेक्शन पर अगर इधर फोर्स लग रहा है तो इस सेक्शन पर इधर फोर्स लगेगा, इस सेक्शन पर अगर इधर फोर्स लग रहा है तो इस सेक्शन पर इधर फोर्स लगेगा। तो पूरी इसके सर्कमफ्रेंस पर हर एक साइड पर अपोजिट फोर्स लगेगा एक दूसरे के। तो नेट फोर्स अगर यहाँ पे निकालेंगे एफ नेट इजगल टू, तो आई बी एल साइन थीटा कर देंगे, आई बी एल साइन थीटा से फोर्स जो हो जाएगा टोटल यहाँ पे नेट फोर्स वो हो जाएगा 0, एफ इजगल टू 0। ठीक है, ये आई बी एल साइन थीटा से नेट फोर्स 0 कैसे हो जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसकी हर एक साइड पे, जैसे अगर ये सर्कुलर ना होकर स्क्वायर लूप होता, ऐसे समझिए स्क्वायर लूप होता, तो अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है इसमें इस तरह से, तो इसकी देखिए ये दोनों साइड पर अपोजिट करंट फ्लो हो रही है, मतलब अपोजिट फोर्स लगेगा, मतलब नेट फोर्स 0। ऊपर नीचे वाली जो दोनों साइड है वहाँ पे भी अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब वहाँ पे भी अपोजिट फोर्स लगेगा, मतलब वहाँ पे भी नेट फोर्स 0। ठीक है, फोर्स का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा तो यही आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, हर जगह अगर कहीं आप गूगल पे या इधर उधर कहीं इसका आंसर देखेंगे तो लिखा होगा आई बी एल साइन थीटा इज, और साइन थीटा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आई बी फोर्स एफ इज इक्वल टू 0 डिग्री ये लिखा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है बस ये सोल्यूशन की ऐसा कैसे हो गया। इसका जो पार्ट बी कह रहे हैं, पार्ट बी में कह रहे हैं कि टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क बराबर होता है हम लोग जानते हैं एम क्रॉस बी, मतलब एम बी साइन थीटा। एम को लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि होता है आई इंटू ए, फिर बी, फिर साइन थीटा। थीटा कितना है, थीटा है ए और बी के बीच का एंगल, तो एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है। ठीक है, दोनों के बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा 0, तो टाउ इजगल टू कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आई ए बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो टाउ इजगल टू आ गया 0, तो मतलब नेट टॉर्क भी 0, नेट फोर्स भी 0 होगा। ठीक है, फिर हम लोग को निकालना है पार्ट सी में एवरेज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, एवरेज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हम लोग जानते हैं एफ इजगल टू होता है क्यू वी बी। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू वी बी साइन थीटा यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा, मतलब लूप में इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। ठीक है, और
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रॉन के ऐसे डायरेक्शन है, थीटा है 90 डिग्री, तो मैक्सिमम फोर्स होगा वो होगा क्यू वी बी। ठीक है, तो क्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वी पता है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, हम लोग को वी निकालना है। तो वी कैसे निकालेंगे, वी ऐसे निकल जाएगा, आई इजकल टू देखो होता है एन ई ए वी डी, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, एन ई पता है, एन पता है, 10 की पावर 28 गिवन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए पता है, तो वी डी निकल के आ जाएगा, वी डी बराबर हो जाएगा, करंट भी गिवन है, एन भी गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, ए भी पता है। ठीक है, आई अपॉन एन ई ए करके वी डी निकाल लेंगे, जब वी डी निकल के आ जाएगा तो हम लोग क्यू वी भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से अगर जब हम लोग फोर्स निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो एफ इजगल टू हो जाएगा, क्यू की जगह पे ई कर देंगे, वी की जगह पे आई अपॉन एन ई ए कर देंगे, बी की जगह पे बी हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई बाई एन बी बाई ए फोर्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स विद रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इनके बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि रेजिस्टेंस आर वर्सेस एफ का ग्राफ बनाना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको एक्सी बोलते हैं, एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी वर्सेस एफ का ग्राफ बनाना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे बोलते हैं एक्सएल वर्सेस एफ का ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए, क्वेश्चन नंबर 25 का ए, उसमें ग्राफ बनाना है ए बी ए। ठीक है, तो हम लोग इस एक्सिस पे ले लेंगे रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस, और यहाँ पे ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनेगा, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो ये हो गया रेजिस्टेंस का ग्राफ। ठीक, अगर हम लोग बनाएंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिलेशन जो होता है इनके बीच में वो होता है एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ आर इज नॉट डिपेंड्स ऑन एफ। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट होता है आर बराबर, तो डायरेक्ट चल रहा है ग्राफ। ठीक है, अब अगर बनाएंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे, तो ये इस तरह से बनेगा। हम लोग जानते हैं रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन इनके बीच में होता है एक्स सी इजगल टू होता है 1/ओमेगा सी, मतलब 1/2 एफ सी, यानी कि एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है सिंपली। ठीक है, तो ये हो गया एक्स सी का ग्राफ, ये हो गया एक्सएल का ग्राफ, और ये हो गया आर का ग्राफ। अब इसमें जो दूसरा पार्ट कह रहे हैं ना, वो काफ़ी बढ़िया है, जस्टिफाई करना है। इसके दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि कैन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर या फिर कैपेसिटर इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट बी ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। मतलब इसमें कह रहे हैं कि जो नेट वोल्टेज है, जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है, वो वोल्टेज इंडक्टर या कैपेसिटर से कम भी हो सकता है क्या, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज अप्लाइड से ज़्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पूछ रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा यस, हो सकता है। हम लोग जानते हैं आंसर तो हो जाएगा यस। ठीक है, कब हम लोग जानते हैं, जब रेजोनेंस होता है उस टाइम पे एक्सएल बराबर एक्सी हो चुका होता है ना, तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाने की वजह से वीएल बराबर वीसी हो जाता है। और जो जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग ने इस तरह से देखा होगा, होता है ये होता है वीएल, और ये नीचे इधर बनता है वीसी। ठीक है, और यहाँ पे होता है वी आर। ठीक है, तो वी एल बराबर वी सी हो जाने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल तो कर रहे होते हैं, बट इंडिविजुअली वी एल या वी सी में अगर हम लोग वोल्टेज देखेंगे, वो अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं। और अब जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया था इस तरह से फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस का, तो ग्राफ देखा था कुछ इस टाइप से आया था। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर तो हो रहा था रेजोनेंस हो रहा था। ठीक है, इसे बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जेड मिनिमम हो जा रहा था। लेकिन ये जो रीजन मिल रहा था, ये था यहाँ पे कैपेसिटिव रीजन, ये था यहाँ पे इंडक्टिव रीजन। जब फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब जब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पे
ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना, तो उस टाइम क्या होगा, एक्सएल डोमिनेट कर रहा होगा, एक्सएल डोमिनेट कर रहा होगा और एक्ससी छोटा होगा। तो इस टाइम जो होगा वो जो सर्किट है इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो मतलब इस टाइम जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये ज़्यादा होगा, अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह जब इस रीजन में मतलब लो फ्रिक्वेंसी पे मतलब रेजोनेंस से कम फ्रिक्वेंसी पे काम हो रहा होगा, तो उस टाइम जो सर्किट होगा वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा वहाँ पर कैपेसिटिव वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, 26 में कहना है स्टेट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, वेरी सिंपल। फिर बोल रहे हैं वाई इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मच मोर देन दैट ऑफ एटम। ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल है, तो इन दोनों को पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं कि स्टेट एनी टू प्रॉपर्टी, तो आप कोई भी टू लिख दीजिए। न्यूक्लियस हैज़ इलेक्ट्रॉन एंड, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन नाम दिया गया है न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस में रहने वाले लोग को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख दीजिए, न्यूक्लियस हैज रेडियस आर इजकल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 फर्मी। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है लगभग 10 की पावर 14, 10 की पावर 15 फर्मी का। ठीक है, ये लिख सकते हैं न्यूक्लियस हैज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस तरह की आप कई सारी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोई दो लिखना है वो लिख दीजिए, काफ़ी है। न्यूक्लियस हैज डेंसिटी 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इस ऑर्डर की डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की। अब इसमें जो इसका बी पार्ट कह रहा है उसमें कह रहा है कि उसमें बोल रहे हैं कि वाई इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मच मोर, तो हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज द atomic radii of atom is 10 की पावर 10 एंगेस्ट 10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर -15 मीटर, अप्रोक्स 1 लाख टाइम्स लेस रेडियस देन द एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो लगभग 1 लाख टाइम कम होती है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर इक्वल टू द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होते हैं, एंड प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो तो और होते ही होते हैं। देयरफॉर न्यूक्लियस आर मोर डेंस देन द एटम, ये लिख सकते हैं, या इस तरह से मिलता जुलता कुछ भी आप आंसर लिख सकते हैं इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा है कि स्टेट द 3 पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये तो हो जाएगा, 3 पोस्टुलेट बताने हैं, आप लिख लोगे। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कोई सब पार्ट भी नहीं है, ध्यान रखिए। तो मतलब जो अगला पार्ट काफी टफ है। उसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट फ्रॉम अ लेवल n टू n-1। ठीक है, n था, n से जस्ट नीचे लेवल में डी एक्साइट हुआ। अब करना है सो दैट अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो इमिट हो रहा होगा वो होगा
अल्फा बाई एन क्यूब फॉर्म में फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट द रिजल्ट एग्जैक्टली एग्री with that obtained from classical physics one of the success of बोहर थ्योरी, जो कि क्लासिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन किया था बोहर थ्योरी ने। तो भाई ये क्वेश्चन छोड़ देना, मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी टफ था जो सीबीएसई ने पूछा था, लेकिन अगर इसमें हल्का सा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। तो मतलब जो करने का मतलब, जैसे आपको फिजिक्स बेसिक कंसेप्ट भी पता है तो आप कर लेते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन काफी टफ लग रहा होगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट लगा के कोशिश करो एन क्यूब प्रूव करने में। वैसे इसमें एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज होता है, अगर वो कर देंगे तो ये प्रूव भी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत लोग को पता भी नहीं होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है तो आप करने की कोशिश करिए। बात किया गया हाइड्रोजन एटम की एक्साइटेशन एनर्जी की ना, तो आप एनर्जी का फॉर्मूला लगा के कुछ ना कुछ तो करिए, एन से n-1 डिफरेंस निकालिए। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है ना, क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले तो 3 पोस्टुलेट लिख दीजिए। पहला पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड एटम इन सर्कुलर फिक्स ऑर्बिट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स in fixed orbit and during revolution या orbiting revolution और या फिर orbiting they don't emit any radiation। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक लेवल से दूसरे लेवल में तभी रेडिएशन को इमिट करता है। दूसरा पोस्टुलेट लिख दीजिए कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, वेयर n इज अ क्वांटम नंबर 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तीसरा पार्ट इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिट ओनली द रेडिएशन ऑफ hv व्हेन इट ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, ठीक है। जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है तभी वो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन इमिट करता है, ठीक है। ये तो बोहर के पोस्टुलेट है जो कि समझ में आया, आप लिख लोगे। लेकिन उसके बाद जब हम लोग को इंसिडेंट जो मतलब जो फोटोन इमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अल्फा अपॉन एन क्यूब प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी वो होगी, पहले सबसे क्या था कि 13.6 बाई एन स्क्वायर, इस लेवल से ट्रांजिशन कहाँ हुआ, माइनस का n-1 लेवल में गया है ना, इस लेवल में गया है 13.6, ठीक है। ये भी माइनस की होती है एनर्जी, ये है, और ये माइनस और साइन ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 13.6 बाई एन स्क्वायर प्लस का 13.6 बाई n-1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब आप इतना तो एटलीस्ट लिखने के बाद ई को हम लोग लिख सकते हैं एच म्यू, है ना, और यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस का 13.6 कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो आपको मिलेगा 1 माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन n-1 का स्क्वायर। इतना तो आप लिख ही सकते थे और इस गलटू करके प्रूव कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाता, ठीक है। बट इसके बाद जो आगे स्टेप है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो मैथमेटिक्स की बाइनोमियल थ्योरम होती है उससे ये एक अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट आता है। n-1 का स्क्वायर को अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो लगभग मिलेगा 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 2 बाई एन क्यूब, ठीक है। तो 1 अपॉन n-1 स्क्वायर की जगह पे अगर ये लिख देते हैं, ठीक है, तो h को नीचे ले जाएंगे तो मिलेगा म्यू इक्वल टू मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू माइनस का, अच्छा 13.6 जो है ये प्लस ही में है, ठीक है, मतलब माइनस का नहीं, डायरेक्ट कॉमन ऐसे ही ले लिया था। तो ये हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई h, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एन स्क्वायर, और इसकी जगह पे ये रख देंगे 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 बाई एन क्यूब, ठीक। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 13.6 बाई एच इंटू 2 बाई एन क्यूब, ठीक। तो ये जो टर्म है 13.6 इंटू 2 बाई एच, इसको अल्फा बोल देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली हो गया अल्फा बाई एन क्यूब,
है ना, यही प्रूव करना था हम लोग को। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते थे। तो आपको बस कोशिश करनी है, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली ना नहीं सही निकल पर कोई बात नहीं, जो इतनी फिजिक्स तो आपको आती ही थी ना, इतनी फिजिक्स तो आप दिखा सकते थे, इतनी फिजिक्स आप दिखा सकते थे, उसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, तब भी नंबर मिल जाता, बहुत ज़्यादा आधा नंबर कट जाता है, बट क्वेश्चन तो आपका सही हो जाता ना। तो एटलीस्ट जो भी आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी उसका यूज़ करिए और एग्जाम में लिखिए, नंबर मिलेगा श्योर 100%। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहे हैं कि द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफन कोरिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक साइज ऑफ द सिस्टम दैट रेडिएट। मतलब जो सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट कर रहा है उसकी वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है वो उस सिस्टम के साइज के लगभग बराबर होती है। गिव टू एग्जाम्पल एंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अब आप ये क्वेश्चन देखो, 3 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगेगा ऐसे कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी नहीं पूछा है, कंसेप्ट पूछा है बेसिकली। बेसिक कंसेप्ट अगर आपने हल्का भी फुल्का भी, किसी टीचर, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा था फिजिक्स वाला चैप्टर, तो आप हल्का भी सुन रहे थे ईएम वेव वाला चैप्टर, तो आप लिख सकते हैं कुछ ना कुछ जरूर। बहुत हार्ड फिजिक्स नहीं पूछा है, कितना भी हार्ड पढ़ लो या फिर कितना भी बेसिक पढ़ लो, ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बस हल्का सा माइंड चलाना है, जो भी आ रहा है, जो सुना था थोड़ा बहुत उगल दीजिए उसमें, बस और कुछ नहीं है। नंबर मिलेगा, 3 मार्क्स पूरा मिल जाएगा अगर आपने लिखने की कोशिश करी थी, कुछ थोड़ा बहुत सही लिख गए हो तो। बहुत ज़्यादा हाफ मार्क्स कट जाता है बस, अगर सही से आंसर नहीं लिखा है आपने बिल्कुल सही से, तो हाफ मार्क आपका कट जाएगा। तो पहला इसमें जो कह रहा है कि इसमें आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर था 28, ठीक है। तो पहले में आप लिख सकते हैं रेडियो वेव, यानी कि वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स आर comparable to the size of एंटेना जिससे वो इमिट हो रही है, ठीक है। जो रेडियो वेव होती हैं उनका जो वेवलेंथ का साइज होता है वो लगभग कंपेरेबल टू द जो एंटीना होता है उसी के साइज का होता है। अब रेडियो वेव से भी बड़ी वेवलेंथ की कुछ वेव्स होती हैं जिनकी जो क्या कहते हैं वेवलेंथ 100 मीटर की होती हैं या 1 मीटर की होती हैं, तो उनका भी एंटीना का साइज इतना ही लगभग होता है, ठीक है। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं एक्सरे। एक्सरे क्या होते हैं, एक्सरे जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो एटम के इनसाइड से प्रोड्यूस हो रही है। जब एटम एक इलेक्ट्रॉन एक इवन एनर्जी लेवल से ई डैश मतलब ई एनथ एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा तो वहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। तो वहाँ का भी साइज जो है, एटम का साइज लगभग 1 एंगस्ट्रॉम का होता है, या उसके इनर जो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल का साइज 0.1 एंगस्ट्रॉम का, इस कंपेरेबल रेंज का होता है। तो जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही होती है यहाँ से, उनका भी साइज 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम या 0.1 एंगस्ट्रॉम या फिर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है। तो लगभग यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस हो रही हैं, उनका जो साइज है लगभग सेम है। तो ये हम लोग एक्सरे का एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जनरेशन ऑफ एक्सरे। हम लोग गामा रे का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। गामा रे कहाँ से निकलती है, गामा रे निकलती है न्यूक्लियस से, है ना। और गामा रे की जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.01 एंगस्ट्रॉम की होती हैं, है ना। तो हम लोग जो ये जो वेवलेंथ का साइज है और जो ये यहाँ जहाँ से निकल रही है वो न्यूक्लियस, उसका भी तो साइज लगभग इतना ही होता है, ठीक है। उसका भी साइज होता है 0.0001 एंगस्ट्रॉम। तो ये लगभग कंपेरेबल साइज के जगह से ही निकलती हैं। ये पूछा जा रहा था कि 2 एग्जाम्पल लिखने थे और जस्टिफाई करना था, तो आप इस तरह से थोड़ा बहुत बना कर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड वाई। अब जो ये लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उसमें शॉर्ट वेव क्यों यूज़ होती है ये बताना है। तो इसमें बी के पार्ट बी में हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्टिंग शॉर्ट वेव यूज़ करते हैं। रीज़न क्या होता है कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वी यूज़ शॉर्ट वेव टू कम्युनिकेट बिकॉज शॉर्ट वेव जो होती हैं वो आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये शॉर्ट वेव अगर ना यूज़ करें तो वो आइनोस्फेयर रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, उसे ट्रांसफर मतलब वहाँ से ट्रांसमिट हो जाएंगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो हम लोग को जब सिग्नल ही वापस नहीं मिलेगा तो फिर क्या कम्युनिकेशन होगा। तो बिकॉज शॉर्ट वेव्स रिफ्लेक्ट बाई
reflected by the ionosphere, therefore well reflected by ionosphere, therefore we use short waves in long distance broadcasting। अब दूसरा इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, दूसरा इसमें पूछा जा रहा है कि एक्सरे एनाटॉमी इज पॉसिबल बाय, ठीक है, इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ वाई। जो एक्सरे एनाटॉमी होती है वो क्यों पॉसिबल हो पाती है अगर मतलब सैटेलाइट से, जबकि इसमें लिखा कि ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे चल जाते हैं, लेकिन बट एक्सरे एनाटॉमी होती है वो सैटेलाइट से ही क्यों होती है। देखिए जो ऑप्टिकल या फिर रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है रेडियो टेलीस्कोप से, वो अर्थ पे बिल्ड किए जाते हैं, क्योंकि अर्थ तक जो ऑप्टिकल वेव्स होती है मतलब विजिबल लाइट जो होती हैं या फिर IR वेव्स या फिर UV वेव्स ये पहुँच जाती हैं। बी के सेकंड पार्ट में है कि रेडियो वेव्स, ठीक है, और UV वेव्स या फिर IR वेव्स एंड विजिबल रेस या फिर वेव्स आर रीच्ड टू द ग्राउंड easily, reach to the ground easily, therefore optical and radio telescope built at ground, बट द एक्सरे, जो एक्सरे होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, अगर ये अर्थ है तो ऊपर जो भी एटमॉस्फेयर है, जब यहाँ पे एक्सरे आती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है कंप्लीटली। तो हम लोग लिख सकते हैं बट एक्सरेस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, therefore X-ray anatomy is possible by only satellite communication, समझ गए, क्योंकि जो एक्सरे होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसलिए एटमॉस्फेयर के बाहर सैटेलाइट हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वो एक्सरे को रिसीव करते हैं और उसके बाद सिग्नल अर्थ में भेजते हैं, रेडियो वेव या फिर किसी और वेव के, माइक्रोवेव के फॉर्म में, फिलहाल रेडियो वेव के फॉर्म में भेजते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग को जब उन सिग्नल्स को डिकोड करते हैं तब आइडिया लगता है कि जो एक्सरे आई थी कॉस्मोस से, अदर स्पेस रीजन से आई थी, तो क्या था उनका सिग्नल का मीनिंग क्या थी। अगर ये सैटेलाइट ना इंस्टॉल करते हैं तो वो रे हम लोग तक रिसीव ही ना हो पाती, अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा पहले ही अब्जॉर्ब कर ली जाती। तो ये था इसका कन्फाइंड आंसर। तो आप इस तरह से छोटी छोटी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो फिजिक्स की पता है उसको यूज़ करके आप ये आंसर लिख सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए।